कहते हैं ना, आप अपनी मौत से चाहे कितना ही दूर भाग लीजिए, लेकिन जब उसको आना है तो वो आकर रहेगी। आखिर 27 मार्च 1977 को ऐसा क्या हुआ? कैसे इतने बड़े जहाज आपसी में एक ही रनवे पे टकराए? जानिए इस वीडियो में। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द फर्स्ट video of Captain episode. So in this video I'm gonna tell you the world's deadliest aviation accident which took place in 1977, 45 years before, 45 years from now, and which is considered to be the deadliest as of now. And we also pray this should be the deadliest ever, where everybody was stuck. So yeah, जो एविएशन इंडस्ट्री से हैं या जो एंथुजियास्ट हैं वो जान ही गए होंगे मैं कौन से एक्सीडेंट की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट वेयर द टू Boeing 747 beauties collide on a single runway. So on March 27, 1977, a Pan Am flight took off from Los Angeles to New York, and then they're gonna take some more passengers from New York to the capital of Canary Island known as La Palmas. So La Palmas पे Gando airport पे they gonna have their passenger out. जितने भी passengers थे Pan Am के, they were almost everybody was retirees. वो cruise लेके अपनी छुट्टियां मनाने आए थे, but वो लोग नहीं जानते थे कि ये छुट्टियां उनके जीवन की आखिरी छुट्टी होगी। So वहीं एक KLM की फ्लाइट Boeing 747 भी टेनेरिफ कैनरी आइलैंड में आ रहा था। कैनरी आइलैंड की कैपिटल में लैंड करना चाहता था, बट नोबडी एवर नोज कि कैनरी आइलैंड पहुंचने से पहले दे गोना सी व्हाट वाज द टेरर इन देयर माइंड। ला पामास एक ऐसी जगह है, एक स्पेनिश आइलैंड है जहां पे ऑलमोस्ट every single month they gonna have some incident. वहाँ पे crime rate बहुत ज़्यादा है। So on 27 March 1977, when both of the big queens were arriving Gando Airport, La Palmas, there was a bomb blast in the vicinity of airport, and the airport was closed. जब KLM और Pan Am के पायलट ने बात करी ATC से कि we are ready for descent, प्लीज एडवाइज मी फ्लाइट लेवल 50, उसने कहा नहीं, नेगेटिव, प्लीज गो टू अनदर एयर विच इज टेनेरिफ लॉस रेडोस रीजनल एयरपोर्ट। उन्होंने ये तक कहा कि हमारे पास 2 घंटे का एंड्योरेंस यानी कि एक्स्ट्रा फ्यूल है, तो क्या आप हमें होल्डिंग पे रख सकते हैं, तब तक हम होल्ड पे रह के फिर लैंड कर जाएंगे। लेकिन उसने कहा वी डोंट हैव अ शॉर्ट इमरजेंसी सर, आवर एयरपोर्ट इज क्लोज्ड। ये कह के उन्हें टेनेरिफ एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया गया। अब KLM को भी सेम टू सेम इंफॉर्मेशन दी, एंड नाउ द टू बिग ब्यूटीज वर गोइंग टुवर्ड्स द टेनेरिफ आइलैंड फॉर देयर डिजास्टर व्हिच इज कमिंग जस्ट देयर आफ्टर। दोनों ब्यूटीज लैंड होने के बाद कुछ टाइम तक वेट करा, बिकॉज ये एक छोटा एयरपोर्ट था। वहाँ पे जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, शाम होती गई, डेंस फॉग, स्मोक all over the airport, it was increasing, and that was the main reason I should say for this crash. And सबसे बड़ी बात, जो एयरपोर्ट था वो इतना छोटा, जो गैंडो एयरपोर्ट पर ट्रैफिक था वो सारा का सारा ATC ने टेनेरिफ की तरफ मोड़ दिया। अब उस छोटे से एयरपोर्ट की जितनी कैपेसिटी थी वो उससे 3 गुना ज़्यादा काम कर रहा था। ATC पे भी प्रेशर, पार्किंग एरिया पे भी प्रेशर, एप्रन्स पे भी प्रेशर। तो इस केस में क्या हुआ, सारे के सारे जो टैक्सी वे होते हैं, रनवे को वैकेट करने का जो टैक्सी वे होता है, वहाँ पे भी एयरक्राफ्ट खड़े हो गए, बिकॉज देयर वाज नॉट अ लॉट ऑफ पार्किंग स्पेस। एट 4 o'clock फाइनली Pan Am और KLM was about to depart। धीरे धीरे जैसे जैसे एयरक्राफ्ट को डिपार्चर मिली, इनको भी फाइनली टैक्सी करने के लिए कहा गया, लेकिन ड्यू टू डेंस फॉग इनको एक बारी के लिए रोक दिया गया। एंड KLM एडवांसिंग एंड ही आस्क्ड फॉर सम फ्यूल, वो एक्स्ट्रा फ्यूल लेना चाहता था इन केस अगर फिर से लैंड नहीं कर पाए, सो दे कैन गो बैक टू देयर प्लेस। इस केस में क्या हुआ, पैन एम जो कि उसके पीछे पीछे टैक्सी करके आया था, वो चाहता था कि हमें पहले डिपार्ट किया जाए एज कम्पेयर टू KLM, बिकॉज हमारे पास एक्स्ट्रा फ्यूल है। बट 200 फुट का जहाज
इतना बड़ा, वो इतने से एरिया में नहीं निकल सकता था, तो दे हैव टू वेट। कैप्टन ने दूसरे कैप्टन से बात भी करी, बट जो केएलएम का कैप्टन था वो बहुत ही ज़्यादा रूड था और इस कंडीशन में था कि अब वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो चुका था। वो फटाफट यानी कि जल्द से जल्द अपने एयरक्राफ्ट को एयरबोर्न करना चाहता था। After some time, finally ATC clears KLM to backtrack the runway and ready for departure. बैकट्रैकिंग बेसिकली क्या होता है, जब कोई छोटा एयरपोर्ट होता है उसके पास इतने टैक्सीवेज नहीं होते, तो वो क्या करता है, एक साइड के रनवे से एंटर होके दूसरी साइड पे पूरा धीरे धीरे जाके वहीं से 180 डिग्री टर्न लेके रेडी होता है डिपार्चर के लिए। उसी के पीछे पीछे पैन एम को भी कहा गया कि तुम भी एक बार बैक ट्रैक करो, लेकिन उनको ये कहा गया था कि तुम्हारे आगे केएलएम है बड़ा, जैसे ही वो रेडी होगा डिपार्चर के लिए तुम्हें वैकेट करना पड़ेगा। अब जैसे ही वो रेडी हुए डिपार्चर के लिए, जो कैप्टन था वो थोड़ा सा खड़ूस था, उसने क्या कहा कि मैं टेक ऑफ कर रहा हूँ, लेकिन फर्स्ट ऑफिसर ने कहा नो सर वी डोंट हैव द क्लियरेंस। उसने कहा ओके आई एम रिपोर्टिंग। उसने ये कह के शांति बताई और फिर फर्स्ट ऑफिसर ने क्लियरेंस मांगा एटीसी से। बेसिकली एटीसी क्लियरेंस क्या होता है, एटीसी क्लियरेंस होता है जब कोई एयरक्राफ्ट टेक ऑफ होता है वो कौन से रनवे से टेक ऑफ होगा, ऊपर जाके कितना क्लाइंब करेगा और कितनी फ्रीक्वेंसी कितनी फ्लाइट लेवल पे जाके फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, ये सब कुछ एटीसी क्लियरेंस होता है। जैसे ही एटीसी क्लियरेंस मिला, कैप्टन वॉज वेरी मच इन अ रश, बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो चुका था वो, एज सुन एज ही वांट हिज प्लेन इन द एयर बिकॉज ही हैज सम प्लान टू डू देयर। अब विदाउट टेकिंग द एटीसी क्लियरेंस ही वॉज नॉट एबल टू फ्लाई, बट जैसे ही उसको क्लियरेंस मिली उसने ये चीज़ भूल गया कि ये एटीसी क्लियरेंस इज नॉट फॉर डिपार्चर, इट्स जस्ट अ क्लियरेंस, डिपार्चर इज समथिंग एल्स। अगर तुम डिपार्चर नहीं लोगे तो एटीसी को कैसे पता लगेगा कि तुम यू आर अबाउट टू फ्लाई, एंड दे इवन डोंट नो कि वो जो सामने से पैन एम आ रहा है वो उसी रनवे में है, एंड दे जस्ट throttle the engine full power and the roaring engine was grabbling and grabbling, and Pan Am के जो पायलट थे उसने पूछा is KLM out of the runway, उसने ये तक पूछा कि इस KLM को क्या KLM डिपार्ट होने वाला है, उसने एटीसी क्लियरेंस लिया है, क्या उनको ये पता है कि वी आर स्टिल ऑन द रनवे। बट बहुत देर हो चुकी थी, अब बहुत बड़ा ऑलमोस्ट 350 टन का जहाज चल चुका था, एंड दे वर ट्रैवलिंग एट 100 नॉट्स एंड वर रेडी टू एयरबोर्न, बट इतनी स्पीड नहीं गेन करी थी उसने कि वो एयरबोर्न हो सके। एंड फाइनली फॉग इतनी बढ़ चुकी थी कि कोई किसी को नहीं देख पा रहा था। जैसे ही फॉग के बीच में से वो निकलता हुआ इतना बड़ा जहाज आया तो उन सब के होश उड़ गए। जो पैन एम के पायलट्स थे दे वर लाइक अरे भाई साहब अब क्या। जो कैप्टन था वो चार्ली 4 से वैकेट कर रहा था रनवे को, एंड ही पुट्स द थ्रॉटल लाइक अ हेल, बट बहुत देर हो चुकी थी मेरे भाई, क्योंकि जो इतना बड़ा जहाज सामने से आ रहा था वो इतनी स्पीड पे था। जो कैप्टन थे केएलएम के, उन्होंने देखा कि अब कुछ नहीं हो सकता, उन्होंने पूरा यॉक पीछे किया एंड दे ट्राइड कि किसी तरह से एयरक्राफ्ट एयरबोर्न हो जाए, लेकिन नहीं। फाइनली उनका एयरक्राफ्ट एयरबोर्न हुआ, लेकिन जो इंजन्स थे और जो लैंडिंग गियर्स थे वो इतना ऊपर नहीं जा सके कि पैन एम एयरक्राफ्ट से बच सके, एंड दे फाइनली कोलाइडेड ईच अदर लाइक this, and that was the deadliest crash ever. No one in the KLM survives, and fortunately only 64 people were survived in Pan Am aircraft. Out of 650 only 61 were survivors. Would you imagine? सो हमें इससे क्या सीखने को मिलता है? वी गेट टू नो कि कोई भी कितना भी एक्सपीरियंस हो जाए किसी भी फील्ड में, उसे अपना पेशेंस, अपने भरोसा और अपने से छोटों की बात सुननी चाहिए। केएलएम वाले पायलट ने कहा था कि हमें एटीसी क्लियरेंस नहीं मिली है, हमें डिपार्चर नहीं मिला है, बट उस भाई ने किसी की नहीं सुनी। कैप्टन्स आर ट्रूली बीइंग डेडिकेटेड, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल जॉब है, बट कभी कभी दिमाग नहीं चल पाता। सो हमें अपने से छोटे रैंक या फिर छोटे बंदों की बात भी सुननी चाहिए।
pilot as a career is not just you have to take decision. In the cockpit, you 2 or 3 have to take the decision. It's a teamwork. So अगर उस दिन पायलट ने दूसरे पायलट की बात सुनी होती तो आज शायद हम ये वीडियो ना बना रहे होते, शायद ये इंसिडेंट ना हुआ होता, लेकिन ये शायद रोका जा सकता था ये शायद, लेकिन अगर कैप्टन सुनता अपने को पायलट की बात। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत अच्छी जानकारी मिली हो। ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। बहुत ही ज़्यादा डेडलीस्ट क्रैश था वो, एंड वी ऑलवेज प्रे टू दोज सोल्स जिन्होंने इस इंसिडेंट में अपनी जान गंवाई। विद दिस ऑल वर्ड्स आई वुड लाइक टू टेक अनुमति फ्रॉम यू, एंड मिलते हैं ऐसी ही कुछ और वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने लव्ड वन का ध्यान रखें। टिल देन बाय।